डियर स्टूडेंट्स, मध्यकाल में अरबों के द्वारा दिए गए भूगोल में योगदान को पढ़ते हुए सबसे पहले हमने मसूदी को विस्तृत रूप में किया। उसके बाद हमने अल-बरूनी को विस्तार से पढ़ा। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीब्यूटर्स आए उनको भी हमने पढ़ा। अरब जोग्राफर्स के द्वारा ज्योग्राफी में दिए गए अलग अलग क्षेत्रों में योगदान को हमने पढ़ा। और अब हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण अर्बन भूगोलवेत्ताओं की, और वो हैं अल इदरीसी और इब्न बतूता। अल इदरीसी भी एक महान यात्री थे। उन्होंने विश्व के अनेकों भागों की यात्राएं की और यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किए। इस तरह रीजनल ज्योग्राफी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्लाइमेटिक जो पार्ट है उसमें भी बहुत बेहतरीन काम प्रस्तुत किया था। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर भी उनके योगदान के लिए हम अल इदरीसी को याद करते हैं। इब्न बतूता अपने समय का महान ट्रैवलर था। आप सोचिए कि उस जमाने में इब्न बतूता ने करीब 75,000 मील दूरी की यात्राएं तय की थी। इन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांतों के द्वारा प्रादेशिक भूगोल को और समृद्ध किया। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इन्होंने भारत की भी यात्राएं की थी। तो ये विद्वान हमारे लिए इस वजह से और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भारत के अनेकों क्षेत्रों में रहा था और कुछ ऐसे क्षेत्रों की यात्राएं भी की थी जैसे दक्षिण भारत के भाग हैं, कामरूप आसाम का क्षेत्र है, जहां इससे पहले अन्य विद्वान नहीं पहुंचे थे। तो इसी बैकग्राउंड के साथ हम शुरुआत करते हैं अल इदरीसी से। देखिए, जब हम अल इदरीसी की बात करते हैं तो क्योंकि वो बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवलर थे, तो उन्होंने पुस्तक भी जो लिखी थी उसका शीर्षक भी ये लिखा था कि ये पुस्तक उन लोगों के लिए है जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखते हैं। ठीक है। 12वीं शताब्दी का अग्रणी भूगोलवेत्ता था। उससे पहले 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी ने विस्तृत योगदान दिया था, जिसके कारण हम 11वीं शताब्दी को अल-बरूनी काल के रूप में जानते हैं। तो उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं दूसरे भूगोलवेत्ता, और उसमें हम बात करते हैं 12वीं शताब्दी के अग्रणी भूगोलवेत्ता अल इदरीसी की, जिनका मूल नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। और क्योंकि वह कार्डोबा के खलीफा इदरीस के परिवार के सदस्यों में से थे, इसलिए अल इदरीसी का उपनाम उनको दिया जाता है। उन्होंने लिस्बन, अंदलस, फ्रांस, इंग्लैंड, सिसिली, मोरक्को, कुस्तुनतुनिया, एशिया माइनर और अफ्रीका के भीतरी भागों की यात्राएं की। यहाँ पर जो नाम लिखे हैं उनसे हमें स्पष्ट आभास होता है कि भूमध्य सागर के इर्द गिर्द के क्षेत्रों, यूरोप के अन्य क्षेत्रों जैसे ब्रिटेन और उसके अलावा अफ्रीका के आंतरिक भागों तक की यात्रा करने वाले विद्वान थे ये। और कार्डोबा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो अपनी यात्राओं पे निकले और यात्रा वृत्तांतों को जब उन्होंने एक व्यवस्थित रूप से संकलित करके विश्व जगत को दिया। इन यात्राओं के लिए सिसिली के सम्राट हुआ करते थे रोजर द्वितीय। ठीक है, उनके निमंत्रण पे वो पालेर्मो पहुंचे थे और फिर वहां उसने भूगोल पर नई पुस्तक 1154 में लिखी थी। उसके लिए मनोरंजन जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता है, अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो ये पुस्तक उन्होंने ये बात ध्यान में रखी थी कि आगे आने वाले जो ट्रैवलर्स हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए ये पुस्तक एक मार्गदर्शन के रूप में उनके काम आए। उस उद्देश्य से ये पुस्तक जो है ये लिखी गई थी। उन्होंने हिंद महासागर के एक घिरे हुए सागर के रूप में और कैस्पियन सागर के बारे में यह अवधारणा की वह विश्व महासागर की एक भुजा है, इनको करेक्ट किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो पूर्ववर्ती विद्वान थे जैसे टॉलमी हैं, टॉलमी ने अपने मैप के अंदर भारत को, हिंद महासागर को एक बंद महासागर के रूप में दिखाया था। तो उन्होंने इन चीज़ों को करेक्ट किया
और संसार को इन सागरों की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में बताया। उसने अनेक नदियां जो थी उनके मार्गों का सही विवरण भी दिया था, और उसमें हम जानते हैं कि डेन्यूब और नाइजर का जो मार्ग उन्होंने बताया, जो विवरण उन्होंने दिया उनके बहाव क्षेत्र का, उनके प्रवाह मार्गों का, वो काफ़ी हद तक सही था। उनका मानना था कि दक्षिणी गोलार्ध जो है वो अधिक उष्ण है, और यही कारण है कि मानव बसाव के लिए वो क्षेत्र योग्य नहीं है। वहाँ की जलवायु मानव बसाव के लिए प्रोत्साहनकारी ना होके हतोत्साहित करने वाली है। इस बात के लिए भी हम इल इदरीसी का जिक्र करते हैं कि उन्होंने बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के द्वारा, मेथड्स के द्वारा जो जलवायु पेटियां हैं उनके सीमांकन के ऊपर भी काम किया था। हम यदि अल इदरीसी का समय देखें जो 1099 से 1166 के बीच में था, और उनकी जो पुस्तक है उसको इस टाइटल से भी जानते हैं, नुज़हात अल मुश्ताक फी अख्तारीक अल अफाक, द डिलाइट ऑफ हिम हु डिजायर टू जर्नी थ्रू द क्लाइमेट्स। ठीक है, ये एक तरह से उस समय के हिसाब से एक ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया की तरह इस पुस्तक को देखा जाता है। इतना विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में किया गया था। इदरीसी ने अपना मानचित्र भी दिया था, जिस मानचित्र में हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो जो इंडियन ओशन है उसकी स्थिति को करेक्ट करते हैं और उसको ओपन सी के रूप में दिखाते हैं, और कैस्पियन सागर को क्लोज सी के रूप में दिखाते हैं। इसी मानचित्र को उन्होंने आयताकार रूप में भी प्रस्तुत किया था, जो इस रूप में है। ये मानचित्र में देखिए, यहाँ पर ये अरब सागरीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये कैस्पियन सागर का क्षेत्र है। तो इस तरह से हम अल इदरीसी का भूगोल में योगदान देखते हैं, जो बहुत हद तक यूँ कहें कि जाना जाता है उनके प्रादेशिक भूगोल में वृहत योगदान के लिए, और उसके साथ साथ जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कामों से। अब हम जिस विद्वान की बात करते हैं वो विद्वान है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक बहुत महान यात्री था। उन्होंने अपने समय में सर्वाधिक यात्राएं की थी। वास्तविक नाम इनका अब्दुल्लाह मोहम्मद था। 14वीं शताब्दी के आरंभ में भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार के निकट टंगीर नाम का स्थान है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, और बहुत ही यंग एज में 21 साल की उम्र में वो मक्का की यात्रा के लिए निकल गए थे, और अपना देश उन्होंने छोड़ दिया था 1325 एडी में। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था रेहाला, और उसके बाद जब वो अपने देश से निकले उसके बाद उनकी यात्राएं अनवरत चलती रही, और लगभग 2.5 से 3 दशकों तक वो लगातार विश्व के अनेकों भागों में घूमते रहे, और उन्होंने 75,000 मील से ज़्यादा लंबी यात्राएं उस समय की थी, जो एक तरह से उस समय के विश्व का एक कीर्तिमान था। मिस्र, सीरिया, फारस, अरब, जंजीबार, एशिया माइनर, किप्चाक प्रदेश जो कैस्पियन सागर के स्टेपीज मैदानों वाला क्षेत्र है, कुस्तुनतुनिया, ख्वारिज़्म, बुखारा, भारत, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा और चीन की सफलतापूर्वक यात्राएं की, और हम इसमें साफ देख सकते हैं कि उन्होंने यूरोप महाद्वीप के क्षेत्रों, अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रों और एशिया महाद्वीप के क्षेत्रों की विस्तृत यात्राएं की थी। अरब क्षेत्र के अनेक भागों की यात्राएं की थी, और जहां अभी तक इनसे पहले कोई नहीं पहुंच पाया था उन क्षेत्रों की भी इन्होंने यात्राएं की। इथोपिया भी गए थे, और ये अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे ये विषुवत रेखा के दक्षिण में 10 डिग्री दक्षिण तक किल्वा नाम के स्थान है, वहां तक ये पहुंचे थे।
और ये ध्यान रखना कि ये यात्रा जो है ये समुद्र के जो तटों के सहारे सहारे हो रही है, अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे सहारे होती है। हम मानचित्र में भी इसको देखेंगे। और किल्वा में ही उसने मोजाम्बिक में स्थित एक जगह है सोफाला, ठीक है, जो अरब व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, उसकी जानकारी दी, जो वर्तमान पतन डेरा के दक्षिण में विषुवत रेखा के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो उन्होंने बताया था कि इवन 10 डिग्री दक्षिण जहां पर वो पहुंचे किल्वा, वहां से भी काफी नीचे तक और अरबों के व्यापारिक केंद्र है। इस बारे में उन्होंने वहां के लोगों से जानकारी प्राप्त करके और उसको अन्य दूसरे लोगों तक अपनी लेखनी के द्वारा पहुंचाया। इब्न हाकल के इस विचार की पुष्टि की पूर्वी अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय भाग अधिक उष्ण नहीं है, ठीक है, इस विचार की पुष्टि वो करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो पूर्वी अफ्रीका के तट के सहारे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी यात्रा लगातार एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी जो कि हिंद महासागर में अरब सागरीय क्षेत्र और उसके नीचे के क्षेत्र हैं, क्योंकि वो उनके सहारे सहारे यात्राएं कर रहे हैं। अरब सागर वाले क्षेत्र के सहारे यात्राएं करते करते वो हिंद महासागर के तट के सहारे सहारे यात्रा कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब एक बहुत बड़े एक जलाशय या बहुत बड़े एक जो वाटर बॉडी होती है, जब वो समीप होती है तो जलवायु में हमें सम दशाएं जो हैं वो देखने को मिलती है। और शायद यही कारण होगा कि उन्होंने जब उन दशाओं को महसूस किया जहाँ पर समुद्र तटीय भागों में उसी अक्षांशीय विस्तार वाले अन्य क्षेत्रों की तुलना में ना तो तापमान बहुत ज़्यादा गिरते हैं और ना तापमान बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ते हैं। इसीलिए उन्होंने पुष्टि की कि पूर्वी अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय भाग अधिक उष्ण नहीं है और यहाँ पर अनेक स्थानीय जातियां निवास करती है, जिनका वर्णन भी उन्होंने प्रस्तुत किया था। वो भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में और उनके दरबार में भी रहे। भारत की बहुत सारी यात्राएं भी की थी। उस समय सल्तनत काल के दौरान जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने इन्हीं को अपना राजदूत बनाया था, अपना एम्बेसडर बनाया था चीन में, लेकिन वो उस समय किसी कारण से वहाँ नहीं जा पाए। इसी बीच उन्होंने मालदीव की यात्रा की, श्रीलंका की यात्रा की, कामरूप आसाम के क्षेत्रों की यात्रा की, ढाका और सुमात्रा की यात्राएं की और इन सब यात्राओं के बाद वो चीन की यात्रा पर भी गए और बाद में भारत लौट आए। और फिर वो भारत लौट आने के बाद यहाँ से लगभग 1350 एडी में वो फैज़ जो मोरक्को है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन उनकी यात्राएं यहाँ भी समाप्त नहीं होती है। वो स्पेन की यात्रा पर निकलते हैं और सहारा को पार करके नाइजर नदी के तट पर स्थित टिम्बकटू स्थान पर भी पहुँचते हैं और विश्व के उस भाग की मुस्लिम निग्रो जातियों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र करते हैं। कुल मिला के लगभग 2.5 से 3 दशकों तक ये पूरे विश्व के अनेकों भागों की यात्राएं करते हैं और इस दौरान 75,000 मील की दूरियां ये तय करते हैं। और ये कहा जाता है कि 600 वर्षों पूर्व इब्न बतूता ही था जिसने ये संकेत दिया था कि विषुवत रेखा पर जलवायु इतना विषम नहीं है जितना कि उत्तरी अफ्रीका के भागों। उत्तरी अफ्रीका के भागों से इसका इशारा गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों से था। तो इसने कहा कि विषुवत रेखा जो है, जिसको हम ये मानते हैं कि वहाँ सूरज जो है सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र के ऊपर चमकता है, तो वहाँ तापमान सर्वाधिक रहने चाहिए। लेकिन इनका मानना था कि उससे भी ज़्यादा तापमान जो है, उससे भी ज़्यादा विषम जलवायु हमें उत्तरी अफ्रीका के गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उनकी अभिरुचि भौतिक प्रवृत्ति में इतनी नहीं थी जितनी उनकी रुचि मानव के संबंध में थी। वो ज़्यादा रुचि लेते थे जिन क्षेत्रों में यात्राएं करते थे वहाँ के मानवीय समुदायों, मानवीय व्यवहार आदि को जांचने की, परखने की और उसका अकाउंट तैयार करने की। व्यवहार, आचार, विशेषताएं, रीति रिवाज, संचार माध्यमों, संसाधन और उद्योगों की जानकारी
प्राप्त करने में वो बहुत ही अग्रणी थे और उनको बहुत सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत भी किया है। उनके लेखों में मानव विज्ञानी संबंधी अनेक तथ्य उपलब्ध मिलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल अकाउंट्स उन्होंने दिए विश्व के अनेकों क्षेत्रों के, जो आगे जाकर बहुत लाभकारी साबित होते हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन और मानव विज्ञान अध्ययन के क्षेत्र में। हम देखते हैं कि जो इब्न बतूता, जिसका काल एग्जैक्टली 1304 से लेकर 1369 का है, वो लगभग ऐसा कहा जाता है कि लगभग आधा शतक, मतलब 44 के आसपास देशों की यात्राएं वो करते हैं, लगभग 2.5 से 3 दशकों में। और इस दौरान बहुत विस्तृत दूरियां तय करते हैं। यहाँ पर हम इब्न बतूता के यात्राओं के मार्ग को देख रहे हैं। ये जो पहली यात्रा थी इब्न बतूता की, जिसका संकेत यहाँ पर ये लाल रंग की लाइन के द्वारा दिया गया है। ये जो क्षेत्र है ये टंगीर, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, इस क्षेत्र से बाद में वो निकले मक्का के लिए। तो निश्चित रूप से उन्होंने ये भूमध्य सागर के तटीय भाग की यात्राएं करते वो मक्का के क्षेत्रों तक पहुँचे। और फिर यहाँ पर इन्होंने ये जो एशिया माइनर का भाग है, यहाँ अनेकों क्षेत्रों की यात्राएं की। टर्की भी गए, ठीक है, और अरब सागरीय भागों में भी काफ़ी क्षेत्रों की उन्होंने यात्राएं की। इसके बाद जो उनकी द्वितीय यात्रा शुरू होती है वो होती है 1330 से 1332 के बीच में, जिसको ग्रीन लाइन से दिखाया हुआ है। इस समय ये अरब के उन क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं जहां तक इनसे पहले कोई नहीं पहुंचा था, और उसके साथ साथ वो अफ्रीका के भी भागों की यात्रा करते हैं। यात्रा करते करते वो मोगादिशु, मोम्बासा और किल्वा के क्षेत्रों तक जाते हैं। ये क्षेत्र, किल्वा का जो क्षेत्र है वो लगभग 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में है। और इस तरह से इस पूरे क्षेत्र की जो जानकारी देते हैं वो बिल्कुल नवीन जानकारी होती है पूरे विश्व के लिए। इसके बाद जब वो अपनी तीसरी यात्रा पर निकलते हैं 1332 से 1346 के बीच में, यही वो टाइम है जब वो भारत के क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं। वो यहाँ ये एशिया माइनर के क्षेत्रों से होते हुए बाद में ये कैस्पियन सागर और अरल सागर के क्षेत्रों की यात्राएं करते करते ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भागों से होते हुए ये भारत आते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये तुगलक के दरबार में रहते हैं। भारत के अनेकों क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं। भारत के पश्चिमी तट के सहारे नीचे कालीकट के क्षेत्रों तक जाते हैं, मालदीव की यात्रा करते हैं, श्रीलंका की यात्रा करते हैं, और फिर यहाँ से वो निकल जाते हैं ढाका के क्षेत्रों की यात्रा पर, आसाम की यात्रा पर, और बाद में आगे जाकर ये चीन की यात्रा पर भी जाते हैं। और चीन के तटीय भागों के क्षेत्रों की विस्तृत यात्राएं करने के बाद पुनः एक बार के लिए भारत लौट के आते हैं। और फिर यहाँ से फैज़ मोरक्को वापस लौट जाते हैं और अपने अंतिम चरण की यात्रा में इब्न बतूता 1349 से 1353 के पीरियड में ये यहाँ पे अफ्रीका के भागों में, आंतरिक भागों में जाते हैं। और यहाँ पर ये नाइजर नदी के तट पर टिम्बकटू नाम का स्थान है, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ के क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं। अफ्रीका के मरुस्थलीय भाग का अनुभव उनको होता है और इसी आधार पर वो कहते हैं कि जलवायु की जो कठोरता है, विषमताएं हैं, वो इस जो उत्तरी अफ्रीका के भाग में ज़्यादा हैं बजाय विषुवतरेखीय भागों की तुलना में। तो इस तरह ये एक ऐसा विद्वान है जिसने बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत विस्तारित रूप से अपने यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत करके विश्व के बारे में नई जानकारियाँ, विश्व के नए क्षेत्रों के बारे में जानकारियाँ विश्व को दी। और पूरा विश्व इनको एक महान यात्री के रूप में देखता है, जिन्होंने अपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन विश्व के अनेकों भागों की दी। इनकी रुचि भौतिक परिदृश्यों में कम थी, बल्कि ये विभिन्न स्थानों पर जो मानव समुदाय रहते थे
उनकी जीवन शैलियों, उनके व्यापार, उनके रीति रिवाज आदि पर इनकी बहुत गहरी आँख होती थी। बहुत बारीकी से ये उनका वर्णन प्रस्तुत करने में सक्षम विद्वान थे।